हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल को। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लॉट वाइज समरी, उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस, उसके बाद थीम्स, फिर रोल ऑफ वुमेन और राइटिंग स्टाइल। और राइटिंग स्टाइल के अंदर प्लॉट एंड स्ट्रक्चर, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, नरेशन, इमेजरी, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू और जो ट्रेजिडीज़ हुई, ये सब दिखेगा हम लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि थिंग्स फॉल अपार्ट पे मैंने 2 ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हम लोगों ने राइटर की बायोग्राफी, करेक्टर एनालिसिस डिटेल में, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, टाइटल सिग्निफिकेंस, कल्चरल क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ जितना भी नॉवल के अंदर थिंग्स फॉल अपार्ट में हम लोगों को चीज़ें दिख रही थी ना, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो चीज़ें मैंने अभी मेंशन की, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये ज़रूरी है कि आप ये दोनों लेक्चर्स एक दफ़ा सुन लें और फिर आप लोग ये वाला लेक्चर लें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही है हम लोगों के पास समरी। प्लॉट वाइज समरी डिस्कस करेंगे। प्लॉट वाइज समरी से मुराद कि हम लोग साथ साथ इसका प्लॉट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुआ 1958 में, और ये हमारे राइटर का पहला नावल था। हमारे राइटर ने नाइजीरियन पीपल को या अफ्रीकन्स को दिखाया है इस नावल के अंदर, उनका कल्चर दिखाया है। उसके अलावा एक मैन की स्टोरी बताई है उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने दिखाया कि प्री कलोनियल इफ़ेक्ट्स क्या थे और आफ्टर कलोनियल इफ़ेक्ट्स क्या थे अफ्रीकन्स के ऊपर या नाइजीरियन के ऊपर, और उनकी पिक्चर उन्होंने इस नावल के अंदर डिपिक्ट करके दिखाई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अफ्रीकन्स की ट्रू पिक्चर दिखाएं, उनकी खूबियों और ख़ामियों समेत। अचीबी के प्लाट का जो सेंटर है वो है अकोनको, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। इसके इर्द गिर्द घूमती है सारी स्टोरी। ओकोंको एक इंडिविजुअल था जो पैशनेट था और एक फोकस्ड इंसान था, जो अपने गोल तक पहुंचने के बाद भी सख्त मेहनती था और अपने विलेज यूमोफिया में काफ़ी जाना माना इंसान था ये। ओकोंको ऐसा क्यों था? क्योंकि जब वो बच्चा था उसने अपने फादर को नोटिस किया, जिनकी माशरे में इतनी इज्जत नहीं थी। वो ऐसे ही थे जैसे टाइम वेस्ट करने वाले इंसान थे, प्लेयर सीकिंग, लेज़ी टाइप, इस तरह के। ठीक है, जब ओकोंको थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने हार्ड लेबर करनी शुरू कर दी। वो फाइट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग गया, मतलब रेसलिंग टाइप होती थी वहाँ पर उसके अंदर, और इसने काफ़ी ज़्यादा विक्ट्रीज़ भी हासिल की। जब कभी कोई जंग वगैरह होती थी तो उसके अंदर ये विलेज को अपने लीड करता था। उसके अलावा इसने अपना एक फार्म बनाया जो काफ़ी ज़रखेज़ था और अच्छी हालत में था, और उसने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की और जो सही उसके सामने निखर के आया। मतलब जो उसने स्ट्रगल की, उसने हार्ड वर्क किया, उसका फल उसको बहुत अच्छा मिला। इस तरह फिर देखते ही देखते उसको उसके विलेज की तरफ से टाइटल मिलने लग गए। वो एक पावरफुल इंसान बन गया और काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलनी शुरू हो गई उसको। अब कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है जब नेबरिंग विलेज, जिसका नाम एम्बियानो था, उस विलेज में से किसी ने यूमोफियन गर्ल को मार दिया था, और उसके बदले में नेबरिंग विलेज ने एक लड़का दिया अपना कि आप इसको रख लें, हम पीस चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। अब वो बच्चा जो आया, उसका अराइवल था कॉन्को के लिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम अकोंको के लिए उस बच्चे का अराइवल था। यहाँ से कन्फ्लिक्ट कहानी के अंदर शुरू होता है, क्योंकि वो उसके घर में रह रहा था, उसने उसके घर में स्टे किया था। अब ये लड़का अकोंको के घर में एडजस्ट तो हो गया था और बहुत जल्द अकोंको का फेवरेट बन गया था। वो बच्चा उसका क्यों फेवरेट बना? क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़का था, उसमें वो तमाम खूबियाँ थीं जो वो अपने बेटे में देखना चाहता था। और ये मैंने कैरेक्टर एनालिसिस करते हुए डिटेल में इसकी खूबियाँ बताई हैं आपको, कि जो लड़का आया था नेबरिंग विलेज से, उसमें क्या क्या खूबियाँ थी और अकोंको को फेवरेट वो कैसे बन गया था। उसके अलावा इस लड़के की वजह से उसकी कंपनी में रह के अकोंको का अपना जो ओल्डेस्ट सन था नॉय, वो भी सुधर रहा था। जैसा अकोंको चाहता था वो बिल्कुल वैसे बिहेव करने लग गया था, जबकि जब ये लड़का नहीं था तब अकोंको उससे डिसअपॉइंट ही रहता था। अकोंको के बेटे के अंदर बिल्कुल ऐसी खूबियाँ थी जैसे कि इसके ग्रैंडफादर के अंदर थी। उनोका नाम था इसके ग्रैंडफादर का। लेकिन जब से इस लड़के का इन्फ्लुएंस हुआ इसके ऊपर, नोआई के ऊपर, वो एक मैन की तरह बिहेव करने लग गया जैसा अकोंको चाहता था, बिल्कुल वो वैसा एक्ट करने लग गया। अब ये सब देखने में तो सेट ही लग रहा था। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आ गई, मैंने ऐसा क्यों कहा? प्रॉब्लम यहाँ से आई कि अकोंको की ज़िंदगी में इस लड़के की आने की वजह से क्या हुआ कि एक तो वो उसका फेवरेट बन गया और तमाम वो बिहेव ऐसे ही करने लग गया जैसा वो चाहता था। मतलब इसके लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि उसके विलेज के अंदर थे सुपरस्टिशियस बिलीफ। ठीक है, एक जगह का नाम था ओरेकल ऑफ हिल्स एंड केव।
या एकबाला कह लें, जो एक तरह की प्रॉफिट थी उन गॉड्स की, जो वो गॉड्स का पैगाम लेकर आती थी इन लोगों के पास। और दूर दूर से लोग ट्रैवल करके आते थे अपने गॉड से मिलने के लिए, उनसे एडवाइस लेने के लिए। और ये एकबाला नाम की वुमन थी यूमोफिन विलेज के अंदर ही, ये उनको पैगाम देती थी और अपने गॉड की डिमांड लेकर आती थी इनके पास। तो ये आई और इसने आके बोला कि हमारे गॉड की डिमांड ये है कि उस लड़के को रिलीज़ कर दिया जाए और उसको मार दिया जाए। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये लड़का जो था क्यों आया था? क्योंकि यूमोफिन गर्ल को मार दिया गया था और उसके बदले में ये आया था। अब इनके गॉड की ये डिमांड थी कि इस लड़के को मार दिया जाए। अब इस लड़के की बारी आ गई है मरने की। अब ओकोंको ने उसको रिलीज़ तो कर दिया। अब इसके जो विलेज के अंदर एक एल्डेस्ट मैन था, उसने कहा कि तुम इसके मर्डर के अंदर पार्टिसिपेट ना करना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ 3 साल तक रहा है, तुम्हारी कोई बॉन्ड वगैरह बन गया होगा इसके साथ, तो तुम इसको ना मारना। लेकिन अकॉन को तो वीक दिखना ही नहीं चाहता था। उसने कहा नहीं, उसने उसकी बात नहीं मानी और उसने खुद उस लड़के के मर्डर के अंदर पार्टिसिपेट किया, जबकि उसके विलेज के एक एंसेस्टर ने उसको वार्न किया था कि तुम इसके मर्डर में पार्टिसिपेट ना करना। ठीक है, हमने पढ़ा करेक्टर एनालिसिस के अंदर अकॉनको को कि वो एक ऐसा शख्स था जो वीक दिखना ही नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, उस लड़के को मार दिया। उसके अलावा इसके गॉड्स ने डिमांड की उसकी बेटी एजिनमा की, जिसको अकॉनको ने प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसकी सेकंड वाइफ के 10 बच्चे थे, सब मर गए थे इसी तरह। सिर्फ ये एक बेटी बची थी जो अकॉनको की फेवरेट थी, तो वो उसको खोना नहीं चाहता था। अकॉनको, उसकी वाइफ्स और उसके फ्रेंड्स सब लोग रिस्पेक्ट करते थे उन गॉड्स की अथॉरिटी की और उनके एंसेस्टर की अथॉरिटी की, लेकिन इनकी कमांड्स को मानना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। अकॉनको को पनिश भी किया जाता था उनके गॉड के थ्रू जब वो अपने दोस्तों को या अपनी वाइफ्स के साथ हार्शली बिहेव करता था। उसके अलावा जितने भी ये रिचुअल्स या ओरेकल अपीयरेंस वगैरह होती थी, ये सब नाइट टाइम होता था इन द डार्कनेस। ये मिस्टीरियस सी डार्कनेस का एक पावरफुल होल्ड था कॉनको पर, उसकी फैमिली पर और उनके तमाम विलेज पर, और जो तमाम कम्युनिटी थी उनका जो बिलीव था दैट हेल्प देम मेंटेन स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट क्या होता है अकॉनको के साथ के एक एल्डेस्ट मैन होता है ट्राइब का, सेम मैन जिसने वार्न किया था कॉनको को कि तुम उस नेबरिंग विलेज के बॉय को मत मारना, उसके मर्डर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। अब ये बंदा जो है ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। इस बंदे के फ्यूनरल पर एक्सीडेंटली अकॉनको गन फायर करता है। ये उनका कोई रिचुअल था कि कोई भी इस तरह उनके विलेज के अंदर मरता था तो ये उनके फ्यूनरल के ऊपर इस तरह गन फायर वगैरह करते थे। तो उस गन फायर के दौरान अकॉनको ने एक्सीडेंटली एक यंग मैन को मार दिया, जो कौन था, उसी बंदे का जिसका फ्यूनरल था उसी का बेटा था। ठीक है, अब ये उनके नज़र में तो एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया था, उनके विलेज के जितने भी लोग थे उनकी नज़र में। तो उन लोगों ने क्या किया, ओकोंको को गांव से एग्जाइल कर दिया। अभी आप लोग सीक्वेंस देख रहे हैं कि पहले इस लड़के का कत्ल किया ओकोंको ने जिसके साथ खुद उसका एक बॉन्ड बन गया था, और उसको वार्न भी किया था उसके मर्डर से तुम दूर रहना, पर नहीं, भाई साहब को तो वीक नहीं दिखना था, इसने कहा मैं खुद कत्ल करूँगा। और अब क्या हुआ कि एक्सीडेंटली एक और डेथ हो गई उसके हाथों, जो कि सबकी नज़र में एक बहुत बड़ा क्राइम था। अब इसके ट्राइब ने या विलेज के लोगों ने जो इसको रिस्पेक्ट देते थे, इसको इस क्राइम की पनिशमेंट में इसकी फैमिली समेत 7 साल के लिए विलेज से एग्जाइल कर दिया। अब अकॉनको अपनी फैमिली के साथ ट्रांसप्लांट हो गया अपनी मदर के गांव के अंदर, एम्बांटा के। ठीक है, द विलेज ऑफ हिज मदर। अकॉनको को बहुत दुख हुआ कि उसने अपने फ्यूचर के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए बहुत मेहनत की थी और उसके साथ हुआ क्या, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उसने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर बिल्ड न्यू वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। वो समझता था कि हिज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्राइब मीन्स जब वो वापस जाएगा सेम इन्फ्लुएंस, सेम वेल्थ, सेम ऑनर हासिल कर लेगा वर्क करके, जैसे वो शुरू से हार्ड वर्किंग करता आ रहा है वैसे ही। बट वो कहते हैं ना कि नो एक्सपेक्टेशंस और नो डिसअपॉइंटमेंट्स, सेम वो सीन था। इसने एक्सपेक्टेशंस तो रखी और जनाब साहब ने हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली। इसको खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन हुआ क्या, जब इसको एग्जाइल किया गया, ये और इसकी फैमिली एम्बांटा विलेज में थे और इसके अपने यूमोफिया विलेज में वाइट मिशनरीज़ का अराइवल हो गया। अब इन मिशनरीज़ ने वहाँ आकर चर्च बनाया। उस अनफेमिलियर चर्च ने विलेज के लोगों का दिल जीत लिया। इसी दौरान एक प्रीचर इस विलेज में गया जहाँ अकॉनको अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, और उसने क्या किया, अकॉनको के बेटे नुआई को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब नुआई जो था, इसने क्या किया, अबेंडन हिज फैमिली
टू ज्वाइन द चर्च। इसकी भी मैं आगे आप लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर सब कुछ बताती हूँ। अब ये जो फ्रैक्चर हुआ था, ये फ्रैक्चर कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरा सोशल सिस्टम तबाह हो गया था। और ऑल्सो इट इंडिकेट्स अ ग्रेटर फ्रैक्चर इन द फ्यूचर, जो वाइट मिशनरीज़ के अराइवल से होने वाला था। अब जब अकोनको वापस आया अपने विलेज में, तो ही डिस्कवर्स कि वाइट मिशनरीज़ का जो रिलीजन है ये पॉलिटिकल वे में चल रहा है। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इन लोगों को कैद कर देती थी जो अपने कल्चर को फॉलो करते थे। और एक मिशनरीज जो थे मिस्टर ब्राउन, सिर्फ उनके अलावा वो क्या थे, ऐसे थे जो कुछ नहीं कहते थे। वो अपना रिलीजन और अपनी वे ऑफ थिंकिंग जो थी, वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग और एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ फैला रहे थे, अपनी चीज़ें एक्सपेंड कर रहे थे। बट इन्होंने नेटिव्स के कल्चर और ट्रेडिशन पर अटैक नहीं किया था। लेकिन जब कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए उनको, तो वो अपना ये सब कुछ छोड़कर चले गए। उनकी जगह जो आए थे मिस्टर स्मिथ, ही इज़ द मैन विद डीप सीटेड कन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से सब कुछ मसला हुआ, इनके आने की वजह से तमाम मसले हुए। ये अथॉरिटीज़ के साथ तो कोऑपरेट करते थे, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, बट उन्होंने यूमोफिया में एक गैप या एक किस्म का क्रैक पैदा कर दिया था। एक किस्म की दरार आ गई थी यूमोफिया विलेज में। इन लोगों में यूनिटी नहीं रही थी, थिंग्स फॉल अपार्ट वाली सिचुएशन हो गई थी। मिस्टर स्मिथ ने यहाँ ऐसे रोल प्ले किया जैसे डुअल फेस इंसान होता है, वैसे एक के मुंह पर एक का, दूसरे के मुंह पर दूसरे का। उन्होंने अफ्रीकन्स को या नाइजीरियन पीपल को पहले कन्वर्ट किया, फिर इनक नाम के बंदा था जो एल्डर था वहाँ का, उसको कन्वर्ट किया अपने क्रिश्चियनिटी के अंदर। अब क्या किया इसने, अकोनको जो था, इसने जब आगे सारी सिचुएशन देखी तो इसने कहा कि मैं अपनी जो यूनिटी है हमारे विलेज की उसको बरकरार रखूँगा। इसने क्या किया कि उनके ख़िलाफ़ हो गया और इनक नाम का जो बंदा था जिसका मैंने अभी आपको बताया, इसने मिस्टर स्मिथ ने इसकी हेल्प ली। इसने कहा कि 5-6 बंदों का एक ग्रुप था, इसने कहा कि उनको अनमास्क करो। ये एल्डर्स एक नाम से मशहूर थे, एगवूगो। ये 5-6 बंदों की टीम थी और ये लोग चाह रहे थे चर्च को गिरा दें, ठीक है। इस टीम में अकोनको भी शामिल था। अब इनक ने एक पब्लिक इवेंट के अंदर इनको अनमास्क कर दिया, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी चर्च को जला दिया। अब उसके बाद क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उसने ट्रिक किया इन लोगों को। इसने इन सबको बुलाया, अकोनको और उसके साथ जो 5-6 बंदे थे वो लोग गए, क्योंकि इनके विलेज के अंदर ये एक कस्टम या ट्रेडिशन था कि अगर आप लोगों को कोई बुलाए तो आपने इनकार नहीं करना बल्कि जाना है। तो ये लोग गए और कोई गन वगैरह भी अपने साथ लेकर नहीं गए। वहाँ इन लोगों को क्या किया, हैंडकफ पहना दिया, इनको मारा गया, इनके हेड शेव कर दिए गए, इनको पानी और खाना वगैरह नहीं दिया गया। ये सारी सूरत हाल जब अकोनको के विलेजर्स को पता चली तो उन लोगों ने आकर उनको छुड़वाया। अब जब ये लोग वापस आए, अकोनको ने वॉर डिक्लेयर कर दी। इसने कहा अगर यूमोफिया मेरे साथ फाइट में पार्टिसिपेट करेगा तो गुड है, नहीं तो ही विल अवेंज हिमसेल्फ। अब ये मीटिंग हो ही रही थी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से एक मैसेंजर आया, उसने आके मीटिंग ख़त्म कर दी। बिफोर द विलेजर्स डिसाइड हाउ टू सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, इनकी मीटिंग ही सब डिसॉल्व हो गई। अब मैसेंजर के रिस्पॉन्स में अकोनको ने डायरेक्टली रिस्पॉन्स दिया, लेकिन अकोनको ये देख के डिसअपॉइंट हो गया कि उसके जो फेलो विलेजर्स थे वो लोग बहुत कवर्ड थे, बहुत बुज़दिल थे। उसके सामने इस तरह थे जिस तरह वो अकोनको के सामने नहीं थे। अकोनको के सामने तो बहुत ब्रेव वगैरह बन रहे थे, लेकिन वो थे नहीं। ये सब जब अकोनको ने देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि कोई वॉर वगैरह नहीं हो सकती, ये सब डरपोक हैं। तो उसने खुद ही जाके सुसाइड कर ली। अब मैसेंजर जब दोबारा आया, उसने अकोनको के बारे में पूछा तो उसके दोस्त ने कहा आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अकोनको के पास। वो लेके गया और उसने क्या देखा कि एक ट्री के साथ अकोनको लटका हुआ है और उसकी बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। क्यों? उनका ये एक कस्टम या ट्रेडिशन था कि कोई अगर सुसाइड कर ले तो उसकी बॉडी को कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि सुसाइड खुद एक इविल चीज़ है और उसकी बॉडी जो है जिसने सुसाइड की है वो भी इविल हो गई है। उन लोगों ने क्या कहा कि हिज बॉडी इज़ इविल, ओनली स्ट्रेंजर कैन टच हिज बॉडी। तो उसके फेलो विलेजर्स जो हैं वो उसको हाथ नहीं लगा सकते उसकी बॉडी को, और ये लोग उसको दफना भी नहीं सकते क्योंकि हाथ ही नहीं लगा सकते उसको। अकोनको का जो फ्रेंड था उसको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। उसने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को क्या कहा कि यू ड्रोव हिम टू किल हिमसेल्फ एंड नाउ ही विल बरीड लाइक ए डॉग। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने फिर अपने लोगों को कहा कि उसकी बॉडी को उतारो और इसको दफनाओ वगैरह। नावल के एंड पर क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने कहा मैं एक बुक लिखूंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसमें अकोनको की सुसाइड का जो पैराग्राफ होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और अपनी बुक के नाम की प्लानिंग करने लग गया।
बुक का नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो वो प्लानिंग कर रहा था, और वो बुक का नाम क्या था? द पैसिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। ये हमारी समरी थी, प्लॉट वाइज समरी। अब आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब इसका हम लोग करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। जब थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुआ तो ये 1958 में पब्लिश हुआ। तो पब्लिश होते साथ ही इस बुक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। करीबन 2 मिलियन कॉपीज़ थी जो 30 लैंग्वेजेस में सेल हुई थी। जो क्रिटिक्स थे उन लोगों ने एक तो इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जो अचीबी ने मैसेज दिया इस बुक के अंदर। दूसरा, उन लोगों ने अचीबी के टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अब अचीबी का ये मानना था कि वो स्टोरीज़ कुछ पर्पस रखती हैं जो अपने पढ़ने वालों को या सुनने वालों को एक मीनिंगफुल मैसेज देकर जाती हैं। जब अचीबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा तो उनका मेन पर्पस यही था कि वो प्री कॉलोनियल अफ्रीकन्स की पिक्चर दिखाएं सोसाइटी को, उनका कल्चर दिखाएं, फिर उन पर इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म दिखाएं, और फिर पोस्ट कॉलोनियल इफ़ेक्ट्स भी दिखाएं कि वो क्या थे, क्या बन गए और लोग उनको क्या समझते हैं। क्रिटिक्स ने भी इस बात से एग्री किया कि उनका लिखने का जो पर्पस था वो उन्होंने हासिल किया, और उन्होंने ऑल्सो दे फील दैट ही राइट्स ऑनेस्टली अबाउट ट्राइबल लाइफ एंड द कॉलोनियल लेगेसी। इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि अचीवी ने एक मैसेज इस नावल में ये भी दिया है कि मैन विल ऑलवेज फेस चेंज एंड ही हु कैन अकोमोडेट चेंज विल सर्वाइव। ये बात तो है कि वक्त और हालात बदलते हैं। जो लोग अपने आप को वक्त और हालात के साथ साथ बदलते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करना जानते हैं, वही लोग सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अकोंको को देखा, वो सरवाइव नहीं कर सका। उसने एक्सपेक्टेशंस रखी, उसने तो बाकायदा ये सोच कर रखा था कि मैं अब जाऊंगा जब अपने गांव वापस तो मैं अपने दोनों बेटों को फ़ाइट वगैरह सिखाऊंगा। जिस तरह मैंने एक स्ट्रगल करके एक स्टेटस हासिल किया, मेरे बेटे हासिल करेंगे। एजिनमा की शादी करवाने का सोच रहा था जाने के बाद, लेकिन जब वो गया तो सिचुएशन ही चेंज थी और एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंटमेंट के अंदर बदल गई। इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी मानना था, एक क्रिटिक था हमारा एम.एस. टोटोला। ये फेलो नाइजेरियन थे, अचीबी के ही ये भी राइटर थे। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ अफ्रीकन लिटरेचर में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर अचीबी एक इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। वो कहते हैं कि इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ टू क्रिएट अ कम्प्लेक्स एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर इन अफ्रीका। मतलब जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने अचीवी के काम को अप्रिशिएट किया। अचीवी की कोशिश सिर्फ ये नहीं थी कि आउटसाइडर वर्ल्ड को इन्फॉर्म करें कि अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, बल्कि वो अपने नेटिव पीपल को भी ये रिमाइंड करवाना चाहते थे कि पास्ट में उनके एंसेस्टर्स क्या थे, कितनी वैल्यू थी उनकी, और उनका रियल कल्चर क्या था, उनका ट्रेडिशन क्या था, और जो वो आज सब कुछ छोड़ चुके हैं। जब कॉलोनियल पावर का अराइवल हुआ था ना, उसके बाद बहुत से अफ्रीकन्स यही समझते थे कि हमारा कोई कल्चर नहीं था, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी। जैसे यूरोपियन जजमेंट थी ना उनके बारे में, सेम यंग जनरेशन भी यही सोचते थे, वो उनकी भी जजमेंट यही थी अपने नेटिव पीपल के बारे में। तो उनको ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं अचीबी। ठीक है, अब कॉर्नर्ड जो थे, जोसेफ कॉर्नर्ड, उन्होंने भी हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर अफ्रीकन्स को एक प्रिमिटिव लैंड कह के बुलाया है। अचीबी ने इसका रिस्पॉन्स दिया है कि कैसे अफ्रीकन का कल्चर था और कैसे वो वक्त के साथ साथ चेंज होता गया। जब अचीबी खुद यंग थे उन्होंने वो लिटरेचर पढ़ा जो यूरोपियंस ने अफ्रीकन के बारे में लिखा कि अफ्रीकन पीपल स्लेव हुआ करते थे और वो अपने वाइट बॉस को खुश करने में लगे रहते थे कि कहीं गन शॉट वगैरह ही ना पड़ जाए। उनकी ये बुक एक अटैक था, फेमस अटैक ऑन रेसिज्म। उसके अलावा जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है इस नावल के अंदर, इट्स सिंपल बट डिग्निफाइड। जब उनके कैरेक्टर्स बोलते थे तो उनकी लैंग्वेज में हमें एलिमेंट्स मिलते थे उनकी जो इग्बो स्पीच का कल्चर था उसके, जिससे उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो लोग कहते थे कि इलिटरेट हैं अफ्रीकन्स, उनकी भी गलतफहमी दूर कर दी जाए। इसके बारे में उन्होंने एक लाइन भी बोली कि वन हैज़ द सेंस ऑफ लिसनिंग टू अनदर टंग, वन विद ए रिच एंड वैल्यूएबल ट्रेडिशन। इसके अलावा क्रिटिक्स ने बताया कि द डेथ ऑफ द लैंग्वेज देन एंड पावरफुल कल्चरल ट्रेडिशन सिग्निफाइज द अल्टीमेट डिस्कॉर्ड इन द नावल। एंड पर क्रिटिक्स ने ये कहा कि हिज राइटिंग कन्वेज दैट द स्पिरिट ऑफ मैन एंड द बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रियम्फ एंड्योर्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसकी थीम्स को। सबसे पहले आ रही है कस्टम एंड ट्रेडिशन, फिर जेंडर, फैमिली, रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, fear, religion, sin,
tradition and customs, man and the natural world, language and communication, choices and consequences, alienation and loneliness, betrayal, change and transformation, good and evil, cultural clash। थीम्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज 3 लेक्चर मैंने थिंग्स फॉल अपार्ट पर बनाए हैं। आप लोगों को ये थीम समझ आ गई होंगी कि कैसे कौन सी थीम कहाँ मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग चाहते हैं कि थीम्स पर एक लेक्चर बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्टाइल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्टाइल में आ जाएगी ट्रेजेडी। ओकोंको की डेथ के बाद हमें डबल ट्रेजेडी दिखी नॉवल के अंदर। ओकोंको एक ग्रेट वॉरियर था, हर लिहाज से परफेक्ट था और स्ट्रॉन्ग था, और उसकी सुसाइड जो थी, उसने जो सुसाइड कर ली वो काम किया जो बहुत ही वीक इंसान करता है। लिटरेचर में ट्रेजेडी को हम ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं कि एक इंडिविजुअल का डाउनफॉल हुआ उसकी अपनी खुद ही किसी फ्लॉ की वजह से। अब इसका फ्लॉ क्या था? अनरीजनेबल एंगर। और इसकी ट्रेजेडी यहाँ से शुरू हुई जब इसके ट्राइब के लोगों ने इसको एग्जाइल कर दिया था, और जब ये वापस आया तो सारा क्लैन इसका और ट्राइब इसका सब कुछ बदल चुका था। उन लोगों की एक और ट्रेजेडी ये थी कि उन लोगों ने एक तो अपना कल्चर खुद तबाह कर दिया और फिर अपने गॉड से भी मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइटिंग स्टाइल में क्या आ रहा है। सेटिंग इसकी अगर हम लोग देखें तो शुमोफिया है एक विलेज जो नाइजीरिया कंट्री है उसके अंदर है। नॉवल के अंदर हम लोगों को इसकी टाइमिंग दिख रही है 1800s, जब इंग्लिश ब्यूरोक्राट्स या मिशनरीज़ का अराइवल हुआ था फर्स्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट देखें अगर हम तो आइबो कल्चर अपने कस्टम और ट्रेडिशन को लेकर चल रहे थे यूमोफिया में। अब जब वाइट मिशनरीज़ आए उन लोगों ने उनके बिलीव्स को तो इग्नोर किया ही और अपने लॉज अपने रिलीजन को फैलाना शुरू कर दिया। अब जो वीक ट्राइब्समैन थे उन लोगों ने अपना कल्चर छोड़ दिया और वाइट मैन के साथ हो गए। उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया जिससे आइबो कल्चर में यूनिटी ख़त्म होने लग गई। वाइट मैन अपने साथ लेकर आए थे वेल्थ जिससे उन्होंने ट्राइब मैन को इम्प्रेस कर दिया था। सेकेंडली जो वीक थे उन लोगों को एक किस्म का ब्रदरहुड मिल गया था उनके आने से कि उनके लोअर स्टेटस को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा, ये लोग अच्छे हैं इनके साथ हो जाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए और उनमें एक गैप या क्रैक आने लग गया जो उन लोगों की यूनिटी ख़त्म करने लग गया। जब वो यूनिटी ख़त्म होने लग गई तो वो एक दूसरे को पीठ दिखाने लग गए, मतलब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स बन गए। यहाँ तक कि जो फादर और सन का रिलेशन था वो भी ख़त्म हो गया, फादर और सन भी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर बन गए। ये इन लोगों का यहाँ से कन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गया। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट था इनका, यहाँ से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जब वाइट मिशनरीज़ का अराइवल हुआ था। अब आगे हम लोग नरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये थर्ड पर्सन नरेशन में है नॉवल, क्योंकि अचीबी ने हर जगह ही या शी को यूज़ किया। उसके अलावा वो ज़्यादातर पास्ट टेंस में बात कर रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ओरल टेल्स है जिसको जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी टेलर के थ्रू सुनाया गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इमेजरी हम लोग देखें तो कैरेक्टर्स की लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कैरेक्टर का इमेज, क्योंकि अचीबी ने अपने नेटिव कल्चर की लैंग्वेज को और वोकेबलरी को इस्तेमाल किया इसके अंदर। उनके इस यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स की वजह से रीडर को कैरेक्टर्स और इवेंट्स की पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो अचीबी ने स्टोरी लिखी ओकोंको के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओकोंको की स्टोरी ने हेल्प की रीडर्स की कि वो आइबो कल्चर को समझ सकें, उनके कस्टम को समझ सकें, लाइक बर्थ, डेथ, मैरिज या उनके जो भी मेन इवेंट्स होते थे उनको। जब स्टोरी थोड़ी सी आगे चली, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई स्टोरी के अंदर, तो वो क्लैन की स्टोरी बन जाती है मोर देन ओकोंकोस पर्सनल स्टोरी। फिर रीडर क्लैन के पर्सपेक्टिव से देखता है स्टोरी को, उनके बीच की डिसइंटीग्रेशन को, उनकी लाइफ को एंड ऑल दैट। अब रीडर को क्लैन के लिए एक सिंपैथी जैसी फीलिंग आने लग जाती है, इंस्टेड ऑफ कि वो एक किसी इंडिविजुअल के बारे में ये सब कुछ फील करे। फिर हम लोगों को दिखता है कि स्टोरी शिफ्ट हो जाती है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो बुक लिखने का सोच रहे होते हैं, और फिर यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब पॉइंट ऑफ व्यू कितने हो गए? 3 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखी गई है। अब हम लोग अगर प्लॉट और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये स्टोरी, लेकिन अचीबी ने ये तमाम इवेंट्स को इकट्ठा करके बताया। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अचीबी ने मैस्कुलिनिटी को कनेक्ट किया है लैंड से, यम से, टाइटल्स और वाइफ से, कि पावरफुल मैन वो है जिसके पास ये सब कुछ हो, या ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की है।
पूरा स्ट्रक्चर नॉवल का उनके आपस की यूनिटी पर डिपेंड करता है। जो अचीबी ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके दिखाए, उनके गॉड्स जो थे सबसे इम्पोर्टेंट फिगर वो थे। जब उन लोगों ने अपने गॉड को छोड़ा, उनकी यूनिटी भी ख़त्म हो गई। लास्ट पर हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ वुमेन को। रोल ऑफ वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन सफ़र द मोस्ट एंड विक्टिमाइज्ड बाय द मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन को इन्फीरियर दिखाया टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। राइटर ने ये पॉइंट सामने रखा कि वुमेन जो है ये हमारी सोसाइटी की विक्टिमाइज और ओप्रेस क्रिएचर है, और ये उन्होंने एक तरह की क्रिटिक की है। ओकोंको को बताया गया कि वो एक वायलेंट मैन था और अपने घर पर उसका पूरा होल्ड था, और उसकी वाइफ्स जो थी वो उससे डरती थी। वो अपनी वाइफ्स को मारता भी था। एक लाइन है, वो कहता है कि डू व्हाट यू आर टोल्ड वुमेन, व्हेन डिड यू बिकम वन ऑफ द निची ऑफ यूमुफिया। अब निची यहाँ पे क्या है, एल्डर, मतलब अपनी वो उस औरत को कह रहा है कि कब तुम थोड़ी समझदार बनोगी। वुमेन को एक तरह का मार्जिनलाइज रखा हुआ है। दे ऑलवेज ट्रीटेड लाइक आउटकास्ट। अचीबी ने क्रिटिसिज्म किया जेंडर डबल स्टैंडर्ड्स पर और उनके अनफेयर बिहेवियर पर, जिसमें इग्बो वुमेन को फोर्सफुली रहना पड़ रहा है। अचीबी ने वुमेन की तरफ सिंपैथी शो करवाई। ये लाइन देखें कि हिज मदर एंड सिस्टर वर्कड हार्ड इनफ बट दे ग्रू वुमेन्स क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? यम्स। द किंग ऑफ क्रॉप्स वाज अ मैन क्रॉप्स। ये यहाँ पर जेंडर हायरार्की बताई गई कि औरत काम करती है और टाइटल मर्द ले जाता है। ये चीज़ आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस में भी लिख सकते हैं। ये अचीबी ने खुद क्रिटिसिज्म किया है सोसाइटी पर। अब हमें एजिमा का भी बताया, जिसकी ये कौन को फेवर करता था। वो इसलिए क्योंकि उसको वो बॉय समझता था कि ये मेरा बेटा बनकर पैदा होती। और कॉनको की वाइफ दिखाई हम लोगों को, जो बहुत करेजियस थी, और पेरेंटल लव दिखाया उसका। एजिमा को दिखाया कि वो अपने फादर को समझ सकती थी, ना कि उसका बेटा नोआए। मतलब वुमेन ने हार्ड वर्क भी किया, सपोर्ट भी किया, और चुप करके मार भी खाती रही, चुप करके उस कल्चर में भी रह रही है, और उनको इन्फीरियर और आउटकास्ट और ना समझ भी समझा जाता है। जबकि अकोंको की वाइफ का जिक्र हुआ, जो स्टोरी सुनाती थी जिसमें मॉरल लेसन फॉरगिवनेस के या पिटी के होते थे। यहाँ पर हम लोगों को मेल एज ए किंग दिखाया है, और वुमेन जिसको एज ए क्वीन दिखाना चाहिए था, उसको स्लेव दिखाया है, बल्कि स्लेव से भी बदतर दिखाया है। जो वुमेन डिज़र्व नहीं करती, उसको वो नहीं मिल रहा जो वो डिज़र्व करती है। और मैन जो है जिस पावर में है, या उसको जो टाइटल्स मिलते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, उसके पीछे वुमेन का हाथ है। वुमेन आर लिविंग सप्रेस्ड लाइफ। पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही हैं वो, जहाँ पे मेल डोमिनेशन है। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन। उस कल्चर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था वुमेन के साथ। ऑल्सो वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड सम स्पेस। ये अचीबी ने एक तरह का क्रिटिसिज्म किया है सोसाइटी पर। अब हमने थिंग्स फॉल अपार्ट को कंक्लूड कर लिया है। 3 लेक्चर्स में हुआ, लेकिन सारे पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। हमने इसको हर तरह से एनालाइज किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।